नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागराज और आप सुन रहे हैं जीएनएस हॉरर स्टोरीज, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे शहर की है जिसको हमारे देश के युवाओं की सपनों की नगरी भी कहा जाता है। यानी कि आज की कहानी में मैं महाराष्ट्र के मुंबई शहर की बात करने वाला हूँ। लेकिन आज की जो डरावनी कहानी है वह मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम आनंद है। तो चलिए अब यह कहानी आनंद के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और मैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर का रहने वाला हूँ। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल उस वक्त मैं अपने चाचा की दुकान पर मुंबई में काम किया करता था। कहानी के शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी के दो भाई हैं, जिनमें से बड़े वाले मेरे पिताजी हैं, जो कि भोपाल में रहकर ये हमारी जो छोटी सी परफ्यूम की दुकान है उसे चलाते हैं और उसी से हमारा घर का खर्चा चलता था। लेकिन धीरे धीरे खर्चे बढ़ने लगे और कमाई इतनी ज्यादा हो नहीं रही थी। इसी वजह से मेरे पापा ने मुझे मेरे चाचा से बात करके मुंबई उनकी दुकान पर भेज दिया। मेरे चाचा की भी मुंबई में परफ्यूम की ही दुकान थी, लेकिन क्योंकि वह एक बड़े शहर में दुकान थी, इस वजह से उनकी काफी अच्छी खासी कमाई होती थी और उस वक्त उनको अपनी दुकान पर काम करने वाले एक लड़के की भी जरूरत थी। इसी वजह से मुझे मेरे चाचा ने अपनी दुकान पर बुला लिया। जिंदगी में जब पहली बार मैं मुंबई गया तो वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतों और चौड़ी चौड़ी सड़कों को देखकर मैं तो हक्का बक्का रह गया था। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इसी शहर में मेरे साथ एक ऐसी डरावनी घटना होगी जिसके होने के बाद मेरे अंदर मुंबई शब्द का नाम सुनते ही एक ऐसा खौफ बैठने लगेगा जिसको शायद मैं कभी भी अपने जीवन से नहीं निकाल पाऊंगा। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ मुंबई में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी मुंबई का नाम सुनते ही मेरे अंदर उस चीज का खौफ आ जाता है। यह तो आपको कहानी पूरी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कहानी के अंत तक बने रहिए ताकि आपको मेरी उस डरावनी घटना से रूबरू होने का पूरा मौका मिले। साथ ही मैं इस बात का भी दावा करता हूँ कि अगर आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो हो सकता है आप अपने जीवन में मेरी तरह के किसी डरावने हादसे का शिकार होने से बच जाओ। दरअसल यह बात आज से लगभग 12 साल पहले की है, जब मैं पहली बार अपने शहर भोपाल से मुंबई के लिए रवाना हुआ था। उस दिन पहली बार मैं भोपाल से मुंबई के लिए जाने वाली ट्रेन में बैठा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दिन इसी ट्रेन का सफर मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक सफर साबित होगा। जब मैं पहली बार उस ट्रेन से मुंबई के लिए गया तो उस वक्त तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक रात ऐसी आई थी जिस दिन मैं मुंबई से अपने शहर भोपाल के लिए आने वाला था। और उस दिन मेरे चाचा ने मुझे कहा कि तुम बस से जाने के बजाय ट्रेन से ही चले जाओ, क्योंकि बस से जाने में तुम काफी ज्यादा परेशान हो जाओगे और वक्त भी ज्यादा लगेगा। उस वक्त तक मुझे मुंबई में चाचा की दुकान पर काम करते हुए लगभग 2 साल का वक्त गुजर चुका था। उन 2 सालों में मैं कई बार उसी ट्रेन से अपने शहर भोपाल के लिए गया था और फिर भोपाल से वापस मुंबई के लिए भी आया था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होने वाला था जब मैं रात के वक्त उस ट्रेन से भोपाल के लिए जाने वाला था। दरअसल जिन 2 सालों में पहले मैं अपने घर गया था तब तो मैं हमेशा ही दिन के वक्त जाया करता था, लेकिन जिस डरावनी घटना के बारे में अब मैं बात करने वाला हूँ वह सन 2012 की दीपावली के वक्त की बात है। दिवाली का सीजन था, इसलिए चाचा की दुकान पर ग्राहकों की काफी ज्यादा भीड़ थी, जिसके चलते मैं घर जाने के लिए दिन के वक्त टाइम पर फ्री नहीं हो पाया था और ग्राहकों को संभालते संभालते ही मुझे शाम हो गई थी। फिर चाचा ने मुझसे कहा कि जो भी ग्राहक हैं
उनको मैं अकेला ही संभाल लूंगा। आज तुम्हारा घर पर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 दिन बाद तो दिवाली है और आने वाले टाइम पर सफर तय करना ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आज रात वाली ट्रेन से ही भोपाल के लिए निकल जाओ और सुबह होने तक तुम आराम से घर पर पहुंच जाओगे। उस वक्त चाचा की वह बात सुनकर पहले तो मैंने सोचा कि मैं दिन की ट्रेन से कल ही निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि घर जाने के बाद भी पापा मुझे घर वाली दुकान पर काम में लगाने वाले हैं। अब क्योंकि मैं यह भी जानता था कि घर की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसी वजह से मजबूरी में मुझे अपने घर से इतनी दूर चाचा के पास यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। लेकिन साथ ही मुझे अपनी घर वाली दुकान की भी थोड़ी बहुत चिंता रहती थी। मैं यही सोचता रहता था कि आखिर मेरे पिताजी अकेले कैसे काम संभालते होंगे। इसी वजह से इस चिंता के चलते मैंने उसी रात अपने घर जाने का फैसला कर लिया था। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज मेरा यह एक फैसला मेरे जीवन का सबसे बड़ा गलत फैसला साबित होने वाला है, क्योंकि इस फैसले के कारण आगे जो कुछ भी मेरे साथ होने वाला था वह सच में इतना ज्यादा भयंकर और डरावना था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मेरे चाचा की दुकान के पास से जो सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन पड़ता था उसका नाम मुंबई का डोंबिवली रेलवे स्टेशन था। लेकिन उस वक्त मुझे उस रेलवे स्टेशन की सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और न ही उसके अतीत में जो कुछ भी वहाँ पर हो रखा था उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। दिन के वक्त तो वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन उस दिन जब मैं रात के वक्त उस स्टेशन पर जाकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा तो उस वक्त मुझे वह स्टेशन पूरी तरीके से सुनसान दिखाई दे रहा था। वहाँ पर मेरे अलावा यही कोई 2-4 दुकानदार थे जो कि अब अपनी दुकान बंद करके वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे, इससे पहले कि वह लोग अपनी दुकान बंद करके वहाँ से निकलते। मैं अपने तेज कदमों के साथ चलते हुए वहाँ पर जो एक चाय की दुकान थी उस चाय वाले की दुकान पर जाकर उस आदमी से पूछता हूँ कि आखिर रात वाली ट्रेन कब तक आएगी। तो वह मुझसे कहता है कि जिस ट्रेन से तुमको जाना है वह ट्रेन रात के लगभग 12 बजे इस स्टेशन पर आएगी। लेकिन यह कहते हुए ही वह मुझसे एक बात और कहता है कि रात के इतने ज्यादा वक्त तक तुम्हारा अकेले इस स्टेशन पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। या तो तुम अपने घर वापस चले जाओ और कल सुबह वाली ट्रेन से जहाँ भी तुमको जाना है उससे चले जाना, या फिर अपने साथ अपने घर के किसी और सदस्य को ले आओ, क्योंकि अगर तुम अकेले यहाँ पर रहोगे तो जरूर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकती है। उस वक्त वह आदमी कौन सी अनहोनी के बारे में बात कर रहा था इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था और न ही उस स्टेशन का जो अतीत था उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी थी। लेकिन इससे पहले कि मैं उस आदमी से पूछ पाता कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, वह आदमी बहुत ही जल्दबाजी में और हड़बड़ाहट में वहाँ से निकल गया। जाते वक्त वह मुझसे कह रहा था कि आज मुझे यहाँ से दुकान बंद करके जाने में काफी ज्यादा लेट हो गया है, पता नहीं मेरे साथ भी कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। और उसने जाते जाते मुझे भी चेतावनी देते हुए कहा था कि तुम अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ और अकेले इस स्टेशन पर बिल्कुल भी मत रुकना। लेकिन मुझे उस आदमी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद यह मुझे डराने के लिए ऐसा कह रहा है। इसीलिए उन सबके जाने के बाद भी मैं उस स्टेशन पर अकेला ही बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा था। उस वक्त तक रात के लगभग 11 बज रहे थे और अभी भी मेरी वाली ट्रेन को आने में लगभग 1 घंटे का समय बाकी था और वह 1 घंटे का समय मुझे अकेले ही अब उस सुनसान स्टेशन पर बिताना था। वह स्टेशन दिखने में तो इतना ज्यादा वीरान नहीं लगता था, लेकिन जब मैं अकेले बैठा बैठा वहाँ पर अपनी ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा था तो उस वक्त मुझे थोड़ा बहुत ऐसा आभास होने लगा था कि यहाँ पर सच में कुछ तो अजीब है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर बिल्कुल शांति थी और मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मुंबई जैसे भीड़ भाड़ और जरूरत से ज्यादा चहल पहल वाले शहर में यह एक ऐसी जगह कैसे हो सकती है जहाँ पर किसी गाँव के स्टेशन की तरह बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ हो। पर शायद मेरे अलावा उस शहर के लोग उस स्टेशन के बारे में जानते थे, इसी वजह से वह रात के वक्त उस स्टेशन की तरफ आने की गलती बिल्कुल भी नहीं करते थे और इसी कारण उस पूरे स्टेशन पर इतना ज्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था। पर शायद अगर मुझे भी उस स्टेशन की असलियत के बारे में पता होता तो मैं भी रात के वक्त उस स्टेशन पर अकेला जाने की गलती कभी भी नहीं करता। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति किसी भी जगह के बारे में पूरी तरीके से जानकारी लिए बिना हमेशा किसी न किसी ऐसी मुसीबत में फंसता है जिसका उसको अंत में जाकर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। और आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अभी मैं वहाँ पर बैठा बैठा अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर ही रहा था कि
तभी अचानक से मेरी नजर उसी स्टेशन पर जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था उसके पीछे वाली कुर्सी की तरफ जाती है। और जैसे ही मैं पलटकर पीछे वाली कुर्सी की तरफ देखता हूँ तो अचानक से ही मुझे डर के मारे एक धक्का सा लगता है, क्योंकि मेरी कुर्सी के बिल्कुल पीछे वाली कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई थी जिसने की पूरी तरीके से लाल रंग का शादी का जोड़ा पहन रखा था। यानी कि उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, और वह सिर्फ कहने को साड़ी नहीं थी बल्कि दिखने में वह किसी शादी का जोड़ा लग रहा था जिसमें वह औरत उस वक्त वहां पर बैठी हुई थी। रात को इतनी लेट किसी औरत को शादी के जोड़े में उस स्टेशन की कुर्सी पर अकेले बैठा हुआ देखकर एक पल के लिए तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे लगा कि शायद यह लड़की अपनी शादी से भागकर यहाँ पर आई है। हो सकता है कि इसकी मर्जी के बिना इसकी शादी हो रही हो, इसी वजह से यह यहाँ तक भागकर आ गई हो। लेकिन मैंने इस चीज को नोटिस किया कि वह उस कुर्सी पर बैठी बैठी सिसकते हुए रो रही थी, और धीरे धीरे उसकी सिसकारियां अब बढ़ने लगी थी। पहले तो मैंने कुछ देर तक उसको नजरअंदाज किया और आगे की तरफ देखने लगा, लेकिन अब धीरे धीरे उसके रोने की आवाज बढ़ने लगी थी। तो मुझे लगा कि शायद एक बार मुझे इससे पूछ लेना चाहिए कि यह क्यों रो रही है। इसीलिए मैं अपनी कुर्सी से उठकर उसके पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि आखिर आप क्यों रो रही हो। मेरे द्वारा ऐसा 3-4 बार पूछने पर भी वह मेरी बात का एक बार भी जवाब नहीं देती है और बस लगातार रोती ही रहती है। दिखने में वह काफी अच्छी खासी दिख रही थी। उसको देखकर मुझे बिल्कुल भी डर का भाव नहीं आ रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसको मैं अपने सामने एक भोली भाली लड़की समझकर उससे बातें कर रहा हूँ, आने वाले कुछ ही समय में उसका डरावना रूप देखकर मेरी ऐसी हालत होने वाली थी जो आज से पहले जीवन में कभी भी नहीं हुई थी। लेकिन उस लड़की की असलियत के बारे में उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे मैं लड़की समझकर उससे बात कर रहा हूँ वह सच में कोई लड़की है या फिर कुछ और ही है। मेरे द्वारा कई बार उससे पूछने पर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं उसकी कुर्सी से उठकर वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद वह मुझसे बात नहीं करना चाहती। इसी वजह से मैंने भी उसके ऊपर मुझसे बात करने का ज्यादा दबाव नहीं बनाया और मैं चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब तक ट्रेन को आने में लगभग आधे घंटे का समय बचा हुआ था, लेकिन अब मेरा वह आधे घंटे का समय निकालना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह सुनसान स्टेशन अब मुझे खाने को दौड़ रहा था। धीरे धीरे मुझे वहाँ पर थोड़ा डर का एहसास होने लगा था, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा पसरा था और न ही मुझे वहाँ पर होने वाली किसी घटना के बारे में कोई जानकारी थी। फिर थोड़ी ही देर में मुझे अपने कानों में एक आवाज सुनाई देने लगती है, और उस आवाज को सुनते ही मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि वह आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि ट्रेन के आने की ही आवाज थी। उस आवाज को सुनते ही जैसे ही मैंने अपने हाथ पर पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो रात के 12 बज चुके थे, और अब वह ट्रेन धीरे धीरे आवाज करते हुए उस स्टेशन की तरफ आ रही थी, और दूर से ही मुझे उस ट्रेन की हेडलाइट की रोशनी भी नजर आने लगी थी। उस ट्रेन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता हूँ और वहीं प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि मेरे खड़े होते ही वह लड़की भी वहाँ से खड़ी हो जाती है और मेरे पीछे पीछे आने लगती है। उसको मेरे पीछे पीछे आता हुआ देखकर मेरे कदम वहीं पर रुक जाते हैं और मैं पलटकर उसकी तरफ देखने लगता हूँ। फिर कुछ देर बाद वह मेरे पास आती है और बिल्कुल मेरे बराबर में आकर खड़ी हो जाती है। उस वक्त मुझे उसको देखकर यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह मुझसे बात भी नहीं करना चाहती और मेरे पीछे पीछे भी आ रही है। आखिर यह मुझसे चाहती क्या है? पहले तो मैंने सोचा कि शायद यह दिमाग से थोड़ी पागल है, लेकिन फिर जब पहली बार उसने मुझसे बात की तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि यह दिमाग से तो पागल नहीं है। दरअसल मेरे पास आते ही उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें अकेले को इस स्टेशन पर डर नहीं लग रहा है क्या? उसके द्वारा यह बात पूछते ही मैं उससे कहता हूँ कि डर किस बात का? तो मेरे मुंह से यह बात सुनते ही वह अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मुझसे कहती है कि वह तो अभी थोड़ी देर में तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। और यह बात कहने के बाद वह अजीब तरीके से हंसने लगती है। उसको हंसता हुआ देखकर मैं सोचता हूँ कि अजीब लड़की है। अभी थोड़ी देर पहले तो सिसकारियां मारते हुए रो रही थी और अब अचानक से ही हंसने लगी है। अभी भी ट्रेन हम लोगों से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थी और वह धीरे धीरे धीमी रफ्तार में स्टेशन की तरफ आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रेन वहां पर आती,
और मैं उस ट्रेन में चढ़ता उससे पहले ही मेरे साथ वहां पर एक ऐसा हादसा होता है जो सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा डरावना था। दरअसल उस वक्त जब वह लड़की मुझसे वह बात कहकर हंस रही थी, तो हंसते हंसते ही अचानक से ही उसका वो सुंदर सा दिखने वाला चेहरा अब धीरे धीरे मटमैला होने लगा था और उसका रंग अब धीरे धीरे बदलने लगा था। जो शादी का लाल और सुंदर सा जोड़ा उसने पहन रखा था, अब वह धीरे धीरे किसी फटे हुए और पुराने से कपड़ों में बदलने लगा था और उसकी वह हंसी अब और भी ज्यादा तीखी और डरावनी होती जा रही थी। इस तरीके से अपने सामने उस लड़की को रूप बदलते हुए देखकर मेरी तो हालत खराब हो गई थी और डर के मारे मेरे पैर वहीं पर कप कपाने लगे थे। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। कुछ ही पलों में उस औरत ने अपना पूरा का पूरा रूप बदल लिया था और अपना रूप बदलते ही अब वह मुझे एक चुड़ैल के रूप में दिखाई दे रही थी, जो कि दिखने में काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस वक्त उसका शरीर किसी बूढ़ी औरत की तरह पूरी तरीके से झुर्रियों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही उसके सिर के बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे और उसके बालों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान काफी दिनों तक नहाया ही ना हो। लेकिन मैं भी क्या पागलों की जैसी बातें कर रहा हूँ। इंसान होती तो उसके बाल ऐसे होते ही नहीं, वो तो एक डायन थी या फिर कोई चुड़ैल जो कि उस वक्त एक सुंदर सी लड़की का किसी शादी के जोड़े में रूप लेकर मेरे सामने आ गई थी। लेकिन अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उस ट्रेन को आता हुआ देखकर अचानक से ही अपना रूप क्यों बदल लिया था। पर शायद आगे जो कुछ भी होने वाला था उससे अब तक मैं बिल्कुल भी अनजान था। अभी वह ट्रेन प्लेटफॉर्म से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही थी। तभी अचानक से वह चुड़ैल मुझे प्लेटफॉर्म से नीचे पटरियों पर धक्का देती है और मेरे साथ साथ खुद भी नीचे कूद जाती है। अब पटरियों पर खड़ा होने के बाद उसने मुझे बुरी तरीके से अपने हाथों से जकड़ लिया था ताकि मैं अपने आप को ट्रेन से कटने से बचाने के लिए साइड में ना भाग पाऊं। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो आज मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। और उस वक्त तक मुझे यह बात भी समझ में आ चुकी थी कि आज मुझे इस लड़की की इस डरावनी आत्मा ने अपने जाल में फंसा लिया है और अब यह मुझे यहाँ पर मौत के घाट उतार कर ही रहेगी। तभी अचानक से मेरे दिमाग में आता है कि गांव से जब मैं पहली बार मुंबई शहर के लिए आया था तो आते वक्त मेरी माँ ने मुझे एक गुरु मंत्र दिया था जो कि मुझे मेरे जीवन में इस अनजान शहर में किसी भी अनहोनी से या मुसीबत से बचाने वाला था। और वह गुरु मंत्र मेरी माँ को उनके गुरु ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जब कभी भी तुम या तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य किसी मुसीबत में हो तो आंख बंद करके पूरे मन से इस मंत्र को एक बार बोल देना। फिर जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत या फिर बला आई होगी वो तुम्हारे ऊपर से टल जाएगी, यानी कि तुम्हारे ऊपर से हट जाएगी। और मेरी माँ के वो जो गुरु थे वह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनको हमारे यहाँ महंत जी के नाम से जाना जाता था। जिस किसी को भी वह कोई भी बात बताते थे या फिर कोई भी गुरु मंत्र देते थे वह सच में उस व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा असरदार साबित होता था। उस वक्त भी मेरे दिमाग में वही ख्याल आता है और मैं अपने आप को उस डरावनी लड़की की आत्मा से छुड़ाने की कोशिश करने के बजाय अपनी आंखों को बंद करके 2 या 3 बार वह मंत्र बोलता हूँ। और जैसे ही मैं वह मंत्र बोलता हूँ तो मुझे अचानक से हल्का सा महसूस होता है। पर उस वक्त उस मंत्र के साथ साथ मेरे कानों में एक बहुत तेज आवाज गूंज रही थी और वह आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि मेरे बिल्कुल सामने आ रही उस ट्रेन के हॉर्न की आवाज थी, जिसको शायद उस वक्त उस ट्रेन का ड्राइवर मुझे ट्रेन के सामने पटरियों पर खड़ा देखकर बार बार बजा रहा था। जैसे ही उस हॉर्न की आवाज मुझे अपने नजदीक से सुनाई देती है तो मैं अचानक से अपनी आंखें खोलता हूँ और उस वक्त वह ट्रेन मुझसे लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही बची थी। पर जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि अब वह लड़की की डरावनी आत्मा वहां पर नहीं है, मैं सिर्फ अकेला ही उस ट्रेन के सामने पटरियों पर खड़ा हुआ हूँ। शायद उस वक्त वह गुरु मंत्र का ही असर था कि मेरे ऊपर से उस डरावनी लड़की की आत्मा का वह साया हट गया था। पर तभी मैं अचानक से उछलकर पटरियों के साइड में कूद जाता हूँ। उस वक्त मेरे और उस आती हुई ट्रेन के बीच में कुछ मीटर का ही फासला बचा था। वो तो समय रहते मैं साइड में कूद गया, वरना आज यह कहानी सुनाने के लिए मैं जिंदा नहीं रहता। फिर कुछ ही देर बाद वह ट्रेन उस स्टेशन पर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वह ट्रेन उस स्टेशन पर खड़ी होती है तो मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि उस वक्त उस ट्रेन की सभी बोगियों में जो भी सवारियां बैठी हुई थी
वह सवारियां उस स्टेशन पर उस ट्रेन के रुकते ही अपनी अपनी खिड़कियों को बंद कर लेती हैं। और यह सिर्फ एक बोगी में ही ऐसा नहीं होता है, बल्कि ट्रेन के सारी बोगियों में जितनी भी सवारियां बैठी हुई थी, वह सारी की सारी सवारियां एक साथ ही ऐसा करती हैं। यह चीज देखकर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन तभी मैं जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ने लगता हूँ और चढ़ते वक्त एक बार तो मेरा पैर फिसल जाता है, क्योंकि उस वक्त मैं प्लेटफार्म पर नहीं बल्कि प्लेटफार्म के दूसरी तरफ पटरियों पर खड़ा हुआ था और वहां से ट्रेन में चढ़ने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वह हिस्सा काफी ज्यादा नीचे था। लेकिन मैं किसी तरह से कोशिश करके उस ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। जैसे ही मैं उस ट्रेन में चढ़ता हूँ तो जिस बोगी में मैं चढ़ा था, उस बोगी में बैठे हुए सभी लोग मुझे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। शायद उन लोगों का उस वक्त मुझको उस तरीके से देखने के पीछे का कारण यह भी था कि उस इतने बड़े स्टेशन पर मैं सिर्फ एक अकेली ऐसी सवारी था जो उस ट्रेन में चढ़ा था। उस वक्त उस ट्रेन में से ना ही तो कोई सवारी उस स्टेशन पर उतरी थी और मेरे अलावा ना ही कोई दूसरी सवारी उस ट्रेन में चढ़ी थी, क्योंकि यह बात तो मैंने आपको कहानी में पहले ही बता दी थी कि उस रेलवे स्टेशन पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। लेकिन ट्रेन में चढ़ते ही उन लोगों ने जब मेरे को देखा तो उन लोगों के माथे पर भी एक अजीब सा भाव आ गया था। और वो अजीब सा भाव इसलिए आया था क्योंकि उस वक्त मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ था और मैं बुरी तरीके से हंफ रहा था। मेरे पूरे बदन पर पसीना आया हुआ था, क्योंकि कुछ मिनट पहले ही मेरे साथ वह डरावना हादसा हुआ था। लेकिन अब उस ट्रेन में चढ़ने के बाद भी मुझे उस चीज पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ पल पहले ही मेरे साथ एक ऐसा डरावना हादसा हो चुका है, जिसके बारे में अगर मैं इन लोगों को बताऊंगा भी तो शायद इनको उस चीज पर यकीन नहीं होगा। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उस ट्रेन में बैठा हुआ एक अधेड़ उम्र का आदमी उठकर मेरे पास आता है और मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर मुझसे कहता है कि तुम्हारे इस तरह से घबराने का कारण मैं समझ सकता हूँ। आज तो शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इस वजह से तुम बच गए, पर दोबारा कभी भी रात के इस वक्त इस स्टेशन पर आने की गलती मत करना, वरना किस्मत हर बार साथ नहीं देती है। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी तरह का ही कोई हादसा उसके साथ भी हो चुका है और उसको उसका अनुभव है, इसी वजह से वह मुझसे यह बात कह रहा है। लेकिन मैं उससे और कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और उसके बगल में जो खाली सीट थी उसकी तरफ इशारा करके मुझे अपने पास आकर बैठने के लिए कहता है। उसका इशारा मिलते ही मैं धीरे से अपनी रुमाल से अपने माथे पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए उसके पास जाकर बैठ जाता हूँ और फिर कुछ पल पहले ही जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह सारी बात उसको बताता हूँ। मेरे मुंह से वह बातें सुनकर वह अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है और मुझसे कहता है कि तुम पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ यह सब हुआ है, बल्कि तुम्हारे से पहले बहुत से लोगों के साथ इसी तरह की डरावनी घटना इस स्टेशन पर हो चुकी है और उन्हीं लोगों में से मैं भी एक हूँ। लेकिन मैंने मेरे जीवन में दोबारा कभी भी वो गलती नहीं की थी, इसी वजह से आज मैं इस स्टेशन पर नहीं उतर रहा हूँ, बल्कि मैं इससे आगे वाला जो स्टेशन आने वाला है उस पर उतरूंगा। अभी हम लोगों की बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि 15 मिनट बाद ही वह ट्रेन मुंबई के ही एक दूसरे रेलवे स्टेशन पर रुकती है और उस रेलवे स्टेशन से कुछ सवारियां उस ट्रेन में बैठती भी हैं और जितनी सवारियां ट्रेन में बैठती हैं लगभग उतनी ही सवारियां उस ट्रेन से नीचे भी उतरती हैं। उस स्टेशन पर तो मुझे काफी ज्यादा चहल पहल और सभी दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि जिस स्टेशन से मैं बैठा था उसी स्टेशन पर ही ऐसा क्या है जिसकी वजह से रात के वक्त ना ही तो वहां पर कोई ट्रेन से सफर करने के लिए आता है, ना ही कोई ट्रेन की सवारी वहां नीचे उतरती है और ना ही कोई दुकान वाला रात के वक्त उस स्टेशन पर अपनी दुकान को खोलता है। कहीं इन सब का कारण उस लाल जोड़े वाली उस लड़की की वह डरावनी आत्मा तो नहीं? अब मेरे मन में उस चीज के बारे में जानने की काफी ज्यादा इच्छा हो गई थी, लेकिन शायद मेरी यह इच्छा मेरे शहर पहुंचने से पहले ही खत्म होने वाली थी। अभी इस स्टेशन से वह ट्रेन चली ही थी और ट्रेन को चले हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अब तक भी मेरे शरीर से पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा था और सांस तो जैसे किसी मरने वाले इंसान की तरह काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही थी। मुझे बार बार अपनी आंखों के सामने उस औरत का वह डरावना रूप नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अब भी मेरे बिल्कुल सामने ही खड़ी हुई हो, क्योंकि उस वक्त मुझे उसका वह चेहरा इतनी बुरी तरीके से नजर आया था कि
मैं चाहकर भी अब उसको अपनी नजरों के सामने से नहीं हटा पा रहा था और बार बार मुझे उसी के डरावने ख्याल आ रहे थे। अभी मेरे मन में यह सब चल ही रहा था कि तभी मुझे मेरी बोगी में पीछे की तरफ से कुछ हलचल सुनाई देती है। उस हलचल को सुनते ही जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटकर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि एक औरत ने अपने हाथ में एक बड़ी सी चाय की केतली पकड़ रखी है और साथ ही उसने अपने कंधे पर एक थैला लटका रखा है जिसमें कुछ बिस्किट पड़े हुए हैं और वह ट्रेन में बैठे हुए लोगों को चाय और बिस्किट बेच रही है। लेकिन उस वक्त मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता हूँ क्योंकि मेरी तरफ उसका चेहरा नहीं था बल्कि मेरी तरफ उसकी पीठ थी और वह ट्रेन में सीट पर बैठे हुए लोगों को चाय पिला रही थी। अभी वह चाय पिलाते पिलाते मेरी तरफ ही आ रही थी, लेकिन उस वक्त जिस सीट पर मैं बैठा हुआ था मेरी उस सीट के अगल बगल में कोई भी नहीं बैठा हुआ था। मेरे साथ सिर्फ वही एक आदमी बैठा था जो पिछले स्टेशन पर ही उतर चुका था और रात के वक्त अक्सर ट्रेन में इतनी ज्यादा सवारियां भी नहीं होती हैं। उस वक्त मेरी बोगी में मेरे अलावा लगभग 10 से 12 लोग ही बैठे हुए थे जो कि मेरे से पीछे की तरफ बैठे हुए थे और जिस जगह पर मैं बैठा हुआ था उसके अगल बगल वाली सीटें पूरी तरीके से खाली थी। उन खाली सीटों को देखकर मैं यह सोच ही रहा था कि मैं थोड़ी देर यहीं पर लेटकर नींद ले लूंगा क्योंकि अभी मेरा शहर आने में काफी ज्यादा टाइम था। लेकिन मैं सोने की कोशिश करता उससे पहले ही मुझे उस औरत का वो डरावना चेहरा याद आने लगता था। लेकिन उस वक्त तक मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभी तो इससे आगे भी मेरे साथ कुछ और भी भयानक और डरावना होने वाला है और शायद उस चीज की शुरुआत हो भी चुकी थी। अब वह चाय पिलाने वाली औरत बोगी में सोए हुए लोगों को आवाज लगाकर उठा रही थी और वह जोर जोर से बोल रही थी कि चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो, चाय। इस तरीके से आवाज लगाकर वह लोगों को उठा रही थी और जिस किसी को भी चाय पीनी होती थी वह उससे चाय लेकर पी रहा था। अभी मैं अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी मुझे मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ से उस औरत के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। मुझे मेरे कानों में सुनाई देता है कि चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो, चाय। उस आवाज को सुनते ही जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलटता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वह औरत मेरी सीट के बिल्कुल बगल में मेरे पीछे ही खड़ी हुई है। लेकिन जिस तरीके से वह खड़ी हुई थी उसको उस तरीके से खड़ा हुआ देखकर मैं काफी अचंभित हो जाता हूँ क्योंकि वह मेरे पास खड़ी होकर भी दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हुई थी, यानी कि उस वक्त वह मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी। तभी मैं उसको बोल देता हूँ कि मुझे चाय नहीं पीनी है, आप आगे किसी और को पिला दीजिए। मेरे ऐसा बोलते ही वह बोलती हैं कि ले लीजिए बाबूजी, मेरी चाय किस्मत वालों को ही नसीब होती है। अब जिस आवाज में मुझे उसने यह बात बोली थी उस आवाज को सुनते ही मेरे माथे से फिर से पसीना टपकने लगता है और मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वह आवाज मुझे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मुझे उसी लड़की की महसूस हो रही थी जो इस ट्रेन में बैठने से पहले उस शादी के लाल जोड़े में मुझे उस रेलवे स्टेशन पर मिली थी। उस आवाज को सुनते ही मैं झट से पलटकर उसकी तरफ देखता हूँ, लेकिन अब भी वह मेरी तरफ पीठ करके ही खड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो वह अचानक से मेरी तरफ पलटती है और जैसे ही मेरी तरफ पलटती है तो मुझे दिखाई देता है कि सामने की तरफ से उसका हुलिया पूरी तरीके से वह पहले वाला ही है, यानी कि उस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल उसी चुड़ैल की तरह दिखाई दे रहा था जो कुछ देर पहले मुझे उस स्टेशन पर मिली थी। पीछे की तरफ से उसकी पीठ देखने पर तो वह किसी साधारण औरत की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे ही वह मेरी तरफ पलटी तो सामने की तरफ से उसका हुलिया पूरी तरीके से बदला हुआ था और अब वह मुझे बिल्कुल मेरे सामने उसी रूप में खड़ी हुई दिखाई दे रही थी जिस रूप में कुछ देर पहले उसने मुझे उस ट्रेन के सामने लाकर मारने की कोशिश की थी। अब मेरी तरफ देखकर वह अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है और मेरी तरफ मुस्कुराते मुस्कुराते ही उसने अपने हाथ में जो चाय की केतली पकड़ रखी थी उसको अपने चेहरे के काफी करीब लाकर मुझे फिर से बहुत ही अजीब सी और भारी सी आवाज में कहती हैं कि चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो, चाय। अब उसको इस तरीके से बहुत ही भारी आवाज में कहते हुए देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ। अब मेरा पूरा शरीर इस तरीके से कांपने लगा था जैसे किसी सर्दियों के टाइम पर हम पूरे के पूरे कपड़े खोलकर बाहर निकल जाए। अब उस तरीके से मेरा शरीर कांप रहा था और सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मेरे दांत भी इसी तरीके से कटकट रहे थे कि मेरे उन कटकट हुए दांतों की आवाज इस तरीके से आ रही थी
जैसे सड़क पर कोई ऑटो चल रहा हो। अब मुझको इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर उस लड़की की वह डरावनी आत्मा और भी ज्यादा मुस्कुराने लगती है। शायद उसको मुझे इस तरीके से डरता हुआ देखकर काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था। तभी अचानक से मेरी नजर उसने अपने कंधे पर जो थैला लटका रखा था उसकी तरफ जाती है, और जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। अभी कुछ देर पहले जिस थैले में मुझे बिस्कुट के पैकेट ढले हुए नजर आ रहे थे, अब उस थैली में कोई बिस्कुट के पैकेट नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों की कटी हुई मुंडी ढली हुई थी, और उसमें लगभग 7 से 8 बच्चों की कटी हुई मुंडी पड़ी हुई थी। और वह कोई ज्यादा बड़े बच्चों की मुंडी नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ 1 से 1.5 साल की उम्र के बच्चों की ही कटी हुई मुंडी थी, जो कि पूरी तरीके से खून से सनी हुई थी। लेकिन उस वक्त उन सभी मुंडियों की जो आंखें थी वह आंखें गायब थी, यानी कि उस डरावनी चुड़ैल ने उन सभी की आंखें निकाल ली थी। अब शायद उसको इस बात का अंदाजा हो गया था कि मैं उसके उस कटी हुई मुंडिया वाले थैले की तरफ ही देख रहा हूँ। तभी वह मुझे अजीब सी भारी सी आवाज में कहती है कि उस तरफ क्या देख रहा है? तेरे को मारकर तेरी मुंडी को काटकर मैं तेरी भी इसी तरीके से आंखें निकालूंगी, और फिर तेरी उन निकाली हुई आंखों से गोटियां खेलूंगी, गोटियां। यह बात कहते हुए वह फिर से जोर जोर से हंसने लगती है और बार बार एक ही बात बोलने लगती है कि गोटियां खेलूंगी, गोटियां। वह भी तेरी आंखों से। अब उसका वह डरावना और शैतानी रूप देखकर उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। तभी अचानक से मेरी नजर उस बोगी में पीछे की तरफ बैठे हुए उन लोगों की तरफ जाती है जिनको अभी कुछ देर पहले ही उस लड़की की उस डरावनी आत्मा ने चाय पिलाई थी। जैसे ही मैं उन लोगों की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि अभी कुछ देर पहले ही चुड़ैल के द्वारा दी गई चाय को पीने से पहले जो लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे वह सभी के सभी लोग वह चाय पीने के बाद अपनी अपनी सीट पर इधर उधर पड़े हुए हैं, यानी कि जैसे कोई नींद में या फिर बेहोश होकर उन सीटों पर गया हो, उस तरीके से वह सभी लोग अभी इधर के उधर पड़े हुए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं यह मर ना गए हो। अब उस वक्त मुझे यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपने आप को इस लड़की की डरावनी आत्मा से कैसे बचाऊं, क्योंकि अब मेरे अगल बगल में भी ऐसा कोई नहीं था जो उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत भी मदद कर सके। लेकिन मुझे किसी भी तरह से अपने आप को उस डरावनी आत्मा के चंगुल से छुड़ाना था। पर आप लोगों ने भी यह बात सुनी होगी कि जब भी कोई त्योहार या फिर कोई भी ऐसी चीज होती है तो यह जो भूत प्रेत चुड़ैल जिन पिशाच या फिर कोई भटकती हुई आत्मा होती है उनकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया कि वह दिवाली का टाइम था और अगले दिन धनतेरस थी, और धनतेरस से पहले वाले दिन रात के वक्त मैं उस ट्रेन से अपने घर जा रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस ट्रेन में मैं सफर करने वाला हूँ वो एक भूतिया ट्रेन साबित होने वाली है और उसमें उस लड़की की वह आत्मा मेरा पीछा करने वाली है। लेकिन अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं जिससे मैं इस लड़की की आत्मा के चंगुल से बचकर यहाँ से निकल सकूं। लेकिन फिर से मेरे दिमाग में मेरी माँ की कही हुई वही बात मुझे याद आती है और मैं सोचता हूँ कि या तो आज मेरी यहाँ पर मौत पक्की है या फिर यह चुड़ैल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उस वक्त मैं सोचता हूँ कि मेरे पास अपने आप को बचाने का एक ही रास्ता है और वह है मेरी माँ का दिया हुआ गुरु मंत्र। इसी वजह से अपने आप को उस चुड़ैल के सामने बैठा हुआ और अपने सामने उस इतनी भयंकर और डरावने रूप में उस लड़की की आत्मा को खड़ा हुआ देखने के बावजूद भी मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हुए अपनी आंखें बंद करता हूँ और मन ही मन वह मंत्र बोलने लगता हूँ। मैंने यह सोच लिया था कि जब तक मेरे शहर का स्टेशन नहीं आ जाता तब तक मैं यह मंत्र बोलता रहूंगा, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि जब तक मैं यह मंत्र बोलता रहूंगा तब तक इस लड़की की यह डरावनी आत्मा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वह किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का दिया हुआ मंत्र नहीं था बल्कि इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियों का सृजन करने वाले हनुमान जी के एक बहुत ही बड़े और सिद्धियां प्राप्त किए हुए भक्त का दिया हुआ मंत्र था। यानी कि वह सीधे रूप से भगवान हनुमान जी से जुड़ा हुआ था और उनके सामने तो कोई भी भूत प्रेत या फिर शैतानी शक्ति टिक ही नहीं सकती। लेकिन साथ ही मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास था कि अगर आज यहाँ पर यह मंत्र काम नहीं करेगा तो मैं जिंदा अपने घर पर भी नहीं पहुँच पाऊंगा और शायद थोड़ी ही देर में इन छोटे छोटे बच्चों की तरह ही मेरी भी कटी हुई मुंडी इस डरावनी लड़की की आत्मा के थैले में पड़ी रहेगी। लेकिन आखिर वैसा कुछ भी नहीं होता है और मैं सही सलामत उस दिन अपने घर पर पहुंच जाता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि
आप लोग भी किसी भगवान की भक्ति में या फिर अपने किसी ऐसे ही गुरु की शरण में रहा करो, क्योंकि इनके संपर्क में रहने से इंसान का ओहरा हमेशा मजबूत रहता है। और अगर आपका ओहरा मजबूत है तो यह ऐसी बुरी और नकारात्मक चीजें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि यह सब सिर्फ ओहरे का खेल होता है। जिस भी इंसान ओहरा ऐसी नकारात्मक शक्तियों से मजबूत होता है, उसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ना ही उसको ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। यह सब सिर्फ उसी इंसान के साथ होता है जिसका ओहरा उन बुरी चीजों से कमजोर होता है। और ओहरा हमेशा भगवान की शरण में रहने से और भक्ति करने से ही मजबूत होता है, इसीलिए हमेशा उनकी शरण में रहो। लेकिन जिस रेलवे स्टेशन के बारे में मैंने इस कहानी में आप लोगों को बताया है, उस रेलवे स्टेशन के बारे में मुझे बाद में पता चला कि उस स्टेशन पर एक लड़की की आत्मा शुरू से ही भटकती है और वह मेरे से पहले बहुत से लोगों को दिख चुकी है। लेकिन उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पर आज से कई साल पहले वह लड़की अपनी शादी से भागकर वहां पर आई थी, क्योंकि उसकी वह शादी उसकी मर्जी के बिना उससे दुगनी उम्र के आदमी से हो रही थी। और इसी वजह से उसने उस स्टेशन पर आकर रात वाली उसी ट्रेन के नीचे कटकर खुदकुशी कर ली थी। और तभी से उस लड़की की वो डरावनी आत्मा उस रेलवे स्टेशन पर भटकती है। और जिस रेलवे स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम डोंबिवली रेलवे स्टेशन है, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर में मौजूद है। और अगर आपको इस कहानी के बारे में और भी कुछ ज्यादा जानना है तो आप इसके बारे में इस रेलवे स्टेशन के नाम से गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।